ओके, वेलकम बैक क्लास 9th। तो अब जो टॉपिक आज हम करेंगे वो आपके फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करवा दूँगी। नाउ व्हाट डज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स? मोमेंटम मैंने आपको बता दिया था दैट मोमेंटम इज़ द ऑब्टेन, और मोमेंटम इज़ द रिजल्टेंट विच इज़ ऑब्टेन जब आप मास इंटू वेलोसिटी यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। रो इज इक्वल टू एम वी, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, फाइन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? एक्चुअली दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया गया है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये लॉ बोलता है कि किसी भी सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज़, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ कोलाइड कर रही होंगी या उनके बीच में कोई एक्शन हो रहा होगा तभी आप उसे एक सिस्टम बोलोगे। ठीक है, तो द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। दिस इज़ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स। ये लॉ ये बोलता है कि जो कोई भी सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम मतलब इनिशियल और फाइनल, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अपॉन देयर इंटरैक्शन। अगर दो सिस्टम्स में दो बॉडीज़ अगर इंटरैक्ट कर रही हैं या उनके बीच में कोई कोलिशन हो रहा है तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो भी मोमेंटम था वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब जब कोलिजन हुआ उससे पहले जो मोमेंटम होगा और जो कोलिजन के बाद मोमेंटम होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। वो तभी आएगा जब आप क्या बोलते हो, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तभी होगा ना कि जब जो है एक बॉडी सेम फोर्स से जब दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है तो दूसरी बॉडी भी सेम फोर्स से पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी। यही बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन दैट इज ऑलवेज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो टोटल जो फोर्स है वो कंजर्व्ड रहता है सिस्टम का। वही चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि जब कोई सिस्टम जिसमें बॉडीज़ हैं वो बॉडीज़ अगर कोलाइड कर रही हैं या उनके बीच में कोई इंटरैक्शन हो रहा है तो उनके इंटरैक्शन के पहले जो मोमेंटम था वही उनके इंटरैक्शन के बाद भी रहेगा। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। Fine, the total momentum of the system will remain conserved, it will never change, but the condition is that no unbalanced external force should be acting on the system। क्योंकि अगर कोई unbalanced force act कर रही है तो वो क्या करेगी कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर देगी और तब मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी, एक तरफ फोर्स ज़्यादा कर देगी और बॉडी फिर एक तरफ को पुश हो जाएगी। तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल इम्पैक्ट के साथ एक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर वो इक्वल इम्पैक्ट के साथ एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तभी कंजर्वेशन, तभी जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन अगर एक भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो होगा क्या कि जिस भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल नॉट फॉलो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, दैट नो external unbalanced force should be acting on it. No external unbalanced force should be acting on either of the body. Unbalanced force should be acting on either of the body। इसको समझने की कोशिश करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। on either of the बॉडी। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का तब भी कंजर्व्ड रहेगा जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है कि कोई भी सिस्टम है उसमें अगर दो बॉडीज़ हैं तो अगर वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं या कोलाइड कर रही हैं आपस में, तो जो इनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वही उनका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कोलिजन, देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब दोनों बॉडीज़ इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड हैं।
फाइन, इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। वो एक बॉडी सेम जो फोर्स, जिस फोर्स से दूसरी बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या उसके ऊपर उससे कोलाइड कर रही है, उसी फोर्स के साथ बी बॉडी भी ए क्यू को कोलाइड कर रही है, टकरा रही है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट दिस लॉ स्टेट्स। नाउ कंसिडर अ सिस्टम। अब एक सिस्टम कंसिडर करो जिसमें दो बॉडीज़ हैं, एम ए एंड एम बी। टू बॉडीज़ आर देयर जो कि इनिशियल वेलोसिटीज़ क्योंकि कोलाइड नहीं हुई है, दे हैव नॉट कोलाइडेड, तो जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ यू ए एंड यू बी। फाइन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस केस में, यू ए ऑफ द बॉडीज़, यू ए एंड यू बी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने की वजह से देखो क्या होगा, ए विल एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, जो ए बॉडी है वो बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर एक्सर्ट करेगी। अगर ये हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी फॉलोड, क्योंकि इस कंडीशन में नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग। लेकिन अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज करो इस डायरेक्शन से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा ना, तो ये तो उसको उस तरफ धक्का दे देगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दे आर जस्ट कोलाइडिंग एंड दे आर मूविंग अहेड, दे आर सेपरेटिंग अहेड। कोलिजन होने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर इनबैलेंस फोर्स ऐड कर रहा है, चाहे इसके ऊपर करे चाहे इसके ऊपर करे, तो होगा क्या कि एक तरफ खिसक जाएंगे ज़्यादा फोर्स की वजह से, तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन ईदर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कोलिजन हुआ, ठीक। कोलिजन के बाद फिर व्हाट हैपेंड कि वो फाइनल वेलोसिटीज़, कोलिजन के बाद क्या होगा, आपको पता है कि जब कोई चीज़, दो चीज़ें कोलाइड करती हैं तो जो इनिशियल स्पीड होती है और जो फाइनल स्पीड होती है वो वेरिएट हो जाती है। जो फाइनल स्पीड होती है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब आ रहे होंगे तो बहुत फोर्स आएंगे, बहुत स्पीड से आएंगे। जब कोलाइड होंगे, धक्का लगेगा, तो फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ समझ में आई। तो यू ए इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में यू ए इज़ ग्रेटर दैन यू बी, ठीक है। यू ए इज़ ग्रेटर दैन यू बी, इतना समझ में आया। तो ये इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ चल रही थी बिफोर कोलिजन, उनका कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से दोनों जो है सेपरेट हो गए और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगी, और आफ्टर कोलिजन जो है ये इनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, बी ए एंड वी बी, ठीक है। नाउ हाउ, विद द हेल्प ऑफ दिस हाउ कैन यू प्रूव कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। देखो अब ध्यान से देखो, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसे निकालोगे। मोमेंटम, नॉर्मली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे क्यू की दो वेलोसिटीज़ हैं तो हम दो वेलोसिटीज़ को लेके चलेंगे, यू ए यू बी, जो कि इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, और फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, वी ए एंड वी बी, ठीक है। जो v है वो दो आएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मतलब जो कोलाइड नहीं हुए थे कोलिजन के पहले, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, एम ए यू ए विच इज़ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, प्लस टोटल पूछा है ना, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि दो बॉडी सिस्टम में है तो दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम हमें प्लस करना पड़ेगा, तो दूसरा क्या होगा, एम बी यू बी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या होगा, वो क्या होगा, मास वो तो सेम रहेगा, चेंज क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यू ए की जगह हम क्या रखेंगे, वी ए, और यहाँ पे यू बी की जगह हम क्या रखेंगे, वी बी, विच इज़ देयर फाइनल वेलोसिटीज, विच आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज़ इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी यू बी, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। यही चीज़ प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट मी रेज दिस, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये चीज़ ये प्रूफ करना है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स, कि जो टोटल मोमेंटम था इनिशियली जब कोलिजन नहीं हुआ था वो किसके बराबर है, उस मोमेंटम के बराबर जो कि
कोलिजन के बाद बॉडीज़ में डेवलप हुआ होगा. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA BA प्लस MB BB. यही प्रूफ करना है. ठीक है. तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, Newton's third law of motion states that to every action there is always an equal and opposite reaction. Equal and opposite का मतलब कि फोर्स इक्वल है ये मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब है कि अगर एक फोर्स प्लस साइन में एक्ट कर रही है तो दूसरी फोर्स जो है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड से एक्ट कर रही है, तो वो माइनस में एक्ट करेगी. कहने का मतलब कि फोर्स FA, the force which is provided or exerted by A on B is equal to minus of force which is exerted by B on A. क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि to every action there is always an equal and opposite reaction. मतलब अगर कोई बॉडी, एक बॉडी है A, अगर वो B पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो B भी A पे फोर्स एक्सर्ट करेगी. इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्शन जो है वो अपोजिट होगी. डायरेक्शन ऑफ एक्शन जो है वो अपोजिट होगी. उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना. फोर्स पर इक्वल है, उसी फोर्स से A B को मार रहा है जितनी की फोर्स से B A को मार रहा है, लेकिन उनकी डायरेक्शन मारने की एक दूसरे को उल्टी है, एक दूसरे से उल्टी है. तो इसका मतलब है कि अगर A B के ऊपर प्लस मैग्नीट्यूड में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो B A के ऊपर माइनस के मैग्नीट्यूड में फोर्स एक्सर्ट करेगा. यही बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. एंड व्हाट डज न्यूटन्स, आप न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, अगर याद हो, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन डिराइव करी थी. इन दोनों को यूज़ करके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके हम इस पूरी चीज़ को जो है क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे या डिराइव करेंगे उसको. ठीक है. ठीक है. तो यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिराइव करता है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है. यही चीज़ हमने डिराइव की थी, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों लॉज को साथ में लेके चलेंगे तब हम इसे कैसे लिखेंगे, FBA इज इक्वल टू माइनस FBB अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड F इज इक्वल टू MA फॉर बोथ ऑफ देम. अब अगर हम FBA लिखेंगे मतलब फोर्स अप्लाइड बाई B ऑन A, तो वो क्या होगी, MA. और एक्सीलरेशन आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को एक्सीलरेशन बोलते हो. ठीक है. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि FBA क्या होगा, MB विच इज़ मास ऑफ B, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T इज इक्वल टू माइनस. माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन होते. तो माइनस MA विच इज़ मास ऑफ A, उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T. ये जो वैल्यू है ये कंफ्यूज मत हो ना, ये A है. दिस इज एक्सीलरेशन. ये आपका एक्सीलरेशन है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन T. ठीक है. अब अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करके पूरा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, MB VB माइनस MB UB अपॉन T इज इक्वल टू माइनस MA VA माइनस MA UA अपॉन T. ठीक है. अब ये T तो कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आएगा फाइनल वो क्या आएगा, MB VB माइनस MB UB इज इक्वल टू माइनस MA VA प्लस MA UA. प्लस कहाँ से आया, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना. ठीक है. तो अब अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे,
MA नॉट एच। फाइन। तो आप जब इसे रीअरेंज करेंगे, मतलब क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, MAVA प्लस MBVB, MBVB है प्लस MAVA इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। रीअरेंज करना, जब रीअरेंज करोगे दोनों को उठा के इधर लाओगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये देखो क्या है, MAUA प्लस MBUB। व्हाट इज दिस, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम। और ये क्या है, दिस इज योर फाइनल मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि कोई किसी भी सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। दिस इज़ हाउ यू वेरीफाई इट। निकाला ना, आपके सामने निकाला ना कि जो इनिशियल मोमेंटम आ रहा है वो किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम के। फाइन। एंड दिस इज़ व्हाट ओनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स, कि किसी भी सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, उसमें कोई बॉडी है अगर वो आपस में इंटरैक्ट कर रही है या उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो जो इनका इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, उसकी जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू मोमेंटम की होगी कब, जब उनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी बॉडी के ऊपर। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बॉडी एक तरफ को ज़्यादा पुश हो जाएगी, तो सेम फोर्स से जो है इक्वल जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड विल चेंज, तो उसकी वजह से होगा क्या, मोमेंटम विल चेंज। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अगर ये लॉ फुलफिल होना है तो ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स शुड नॉट बी एक्टिव। Right? So this is what the law of conservation of momentum states, that initial momentum will always be equal to the final momentum of any system. राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करा दूँगी एक दो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं एंड हाउ कैन यू सॉल्व देम। राइट। ओके, थैंक्स क्लास 9 फॉर वॉचिंग।